हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों बेसिकली जो है 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। और इसी 8th क्लास में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हमारा लेसन नंबर 3 आपका प्रारंभ हो चुका है। और इस लेसन नंबर 3 में देख रहे हैं संसद तथा कानून का संविधान का निर्माण। इनको हम लोग आपका पढ़ रहे हैं। क्लियर है। और इसी में हम भारतीयों को इस बात पर गर्व करते हैं कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। इस अध्याय और निर्णय प्रक्रिया और भागीदारी और सरकार की सहमति पर हम विचार करेंगे और इन पर हम सब आपसी इनको हम बात करेंगे और इनको देखेंगे। क्लियर है। ये सब हम लोग आपका बात करते हैं। तो कल हमने इस लेक्चर के अंदर काफी कुछ आपका देख चुके थे, काफी कुछ हम बात कर चुके थे कि भाई लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, क्या कारण है, आजादी के बाद से क्या स्थिति आई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या रहा, और हम लोग और उनके प्रतिनिधि क्या होते हैं, कैसे उनको व्यक्त करते हैं, चुनाव प्रक्रिया क्या है, कैसे चुनाव के माध्यम से ये सब भाग लेते हैं। इन सब को हम देखते हैं और इन सब पर हम बात करते हैं कि ईवीएम वोटिंग मशीन किस तरह से काम करती है, क्या इसकी कार्य प्रणाली है, इस पर हमने देखने का प्रयास किया। प्रतिनिधि का विचार जो है कक्षा 6 और 7 के हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन की बुक में पढ़ चुके हैं। तो हमने ये पढ़ लिया था कि एमएलए कौन होता है, राज्यसभा सांसद मतलब राज्य विधानसभा के जो मेंबर है वो कौन होते हैं, और लोकसभा सदस्यों के बीच में क्या अंतर है, इनको हम लोग आपका पढ़ चुके थे, देख भी चुके हैं और किस किस प्रकार से हम इनको देख सकते हैं। और हमने इनको जानने का प्रयास आखिर में ये क्या है और किस तरीके से है। क्लियर है। इतना आपको ध्यान देना चाहिए। इतना हम पढ़ चुके थे और हम कल पार्लियामेंट पर पहुंच गए थे और हमने देखा था कि संसद की कानून निर्माण बनाने की जो भूमिका है उसमें क्या भूमिका है, कौन लोग कानून बनाते हैं। लोकसभा जो आपकी संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनी होती है। राज्यसभा में 245 सदस्य और लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं। क्लियर है। ये सब हो गया। आगे बढ़ जाए। चलिए देख लिया। अब नीचे दी गई तालिका के माध्यम से हम लोग इनको पढ़ेंगे, जानेंगे और देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। एक एक करके हम किस तरीके से इन सारी चीजों को आपका देख रहे हैं और एक एक करके हम इनकी बात कर रहे हैं और इन पर हम लोग आपका बात करें। क्लियर है। अब 17वीं लोकसभा के चुनाव आए, यानी कि 17वीं लोकसभा यानी कि 2019, फिर उसके बाद 24 में इलेक्शन हुए, यानी कि 18वीं लोकसभा है बेसिकली। अभी जो हमारा चुनाव हुआ है 18वीं लोकसभा तक का चुनाव हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को 303 सीट मिली, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 52 मिली, डीएमके को 24 मिली, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 22 मिली, युवा को 22 मिली, शिवसेना को 18 मिली, जेडीयू को 16 मिली, जनता दल को 12 मिली, बहुजन समाज पार्टी को 10 मिली, तेलंगाना में 13 मिली और सपा को आपका 5 सीटें मिली। यानी कि केवल यूपी में ही मिली 5, बाकी ना कहीं सीटें नहीं मिली। क्लियर है। इतना आप देख चुके हो। और टोटल कितनी पार्टियां हैं उनकी सारी सीटें को हमको यहाँ दिखाया गया है कि किसी ने एक पार्टी ली है, किसी ने एक सांसद बना है, किसी ने कुछ बना, वो सारी चीजें। अब देखिए ये है आपके 15वीं लोकसभा के चुनाव। छोड़ दीजिए। अगर कोई सदस्य आपका चुने जाने के बाद उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद को एमपी कहते हैं। अगर कोई सांसद सदस्य आपका चुना गया है तो उसे हम एमपी कहते हैं। सांसद को मिलाकर बनी संसद है। संसद के चुनाव के बाद हो जाने के बाद संसद में निम्नलिखित काम कर रहे हैं। कैसा है, बहुत सारी चीजों को हम निम्नलिखित काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्मारक का चुनाव कराना, जो राज्य सरकार है उस राज्य सरकार का चुनाव करना। चुनाव कैसे होता है आप समझिए। सबसे पहले अगर हम सरकार का चुनाव करने की बात कर रहे हैं तो यानी कि हम लोकसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं। क्या होगा, लोकसभा का ही चुनाव होगा। अब देखिए भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन के होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। बिल्कुल सही बात है। संसद जो किससे मिलकर बनी है आपका, तो आप देखेंगे ये राष्ट्रपति, राज्यसभा और आपका लोकसभा इनसे मिलकर बनी है। ठीक। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल में कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित
सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। लोकसभा में कुल मिलाकर 543 निर्वाचित सदस्य हैं और 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, यानी कि 543 सदस्य को होता है निर्वाचन, यानी कि चुनाव करते हैं। 2 सदस्य चुने जाते थे एंग्लो इंडियन, हालांकि अब ये नहीं चुने जाते। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में 272 सीट होनी चाहिए। सांसद में बहुमत प्राप्त करने वाला दल या तो गठबंधन का अंग नहीं है या सभी राजनीतिक दल में विपक्षी दल कहलाता है। या तो आप दल बनाइए, यानी आप कहां बैठ जाइए, आप विपक्षी दल के रूप में अपने कार्य कीजिए और उसको देखिए। क्लियर है? कार्यपालिका का चुनाव कराना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। इससे पहले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि कार्यपालिका ऐसे समूह होती है जो सांसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर कानून करते हैं। जब हम सरकार का इस्तेमाल करते हैं तो हमें जहन में अक्सर कार्यपालिका आती है। जब भी हम सरकार का जिक्र करते हैं, सरकार का शब्द आता है, तो सरकार का मतलब कार्यपालिका से है। ये आप ध्यान रखिए कि सरकार मतलब कार्यपालिका, ये आपको ध्यान रखना। सरकार मतलब कार्यपालिका। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। कह रहे जो सत्ताधारी दल है उसी का जो मुखिया है उस दल का, वो ही क्या है आपका प्रधानमंत्री। अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है, प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करता है। ये स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा, वित्त इत्यादि सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। कैसे होते हैं? इन सभी को जो सरकारी काम काज है उन सबका जो है आपका जिम्मा जो है इनको मिलता है, जो जिम्मेदारी है वो इनको मिलती है। क्लियर है? और इसे हम देख सकते हैं। अब देखिए, हाल ही के सालों में काफी बार किसी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है। सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दे पर काम करते हैं। होता क्या है, कई राजनीतिक दल हैं ऐसी सूरत में, जैसे मान लीजिए, आप यही समझिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। अब सीट चाहिए 272। अब 272 तो यहाँ किसी के पास नहीं है स्पष्ट बहुमत। भारतीय जनता के पास 116 है, कांग्रेस के पास 206 है। तो ये क्या करेगा, 206 वाला किसी के साथ अलायंस कर लेगा। क्लियर है? अब बीजेपी के साथ तो करेगा नहीं। अब ये क्या करेगा, अब देखिए, ये सीटों को चुगेंगे। जैसे सीपीआईएम के साथ आपके 16 सीट हैं, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के पास 19 है, बीजेल के पास 14-18 है, यहाँ 20 है, यहाँ 23 है। इन सब दलों को एक साथ इकट्ठा कर लेगा और ये 272 के आंकड़े को पार कर जाएगा और फिर अपनी सरकार बनाएगा। और ये जो गवर्नमेंट बनेगी इसको बोलते हैं हम गठबंधन की सरकार। क्या कहते हैं हम इसको? हम इसे कहते हैं गठबंधन की सरकार। जब एक या एक से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाती है उसी को हम कहते हैं गठबंधन की सरकार। क्लियर है? ध्यान रहेगा। तो ये क्या हुई, ये आपकी हुई गठबंधन की सरकार। तब आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई सरकार का चुनाव कैसे होता है, गठबंधन का मतलब क्या है। हो गया? पता लग गया सरकार कैसे बनती है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाए। अब देखिए, ये हमारी भारतीय संसद, सॉरी, संसद के जो आपके सचिवालय है, राष्ट्रपति भवन है, केंद्रीय सचिवालय है। क्लियर है? अब देखिए, केंद्रीय सचिवालय में ये 2 मुख्य इमारतें हैं। इमारतें मतलब बिल्डिंग है, जिसका नाम है साउथ ब्लॉक और दूसरा नॉर्थ ब्लॉक। कौन सा है? साउथ ब्लॉक और दूसरा नॉर्थ ब्लॉक। इसका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। बाईं ओर से साउथ ब्लॉक का चित्र है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री के दफ्तर है। दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है, जिसमें वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय है। जहां कहा वित्त और गृह मंत्रालय। केंद्र सरकार अन्य मंत्रालय नई दिल्ली की इमारतों में स्थित है। राज्यसभा का मुख्य रूप से देश भर में प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए जरूरी है कि उसे राज्यसभा की मंजूरी मिल चुकी है। इस प्रकार राज्यसभा में बहुमत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सांसदों को यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है, कानून की समीक्षा करता है, अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। कोई कानून बना है
और कानून में लगता है कि उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है तो उसमें संशोधन को भी पास किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य द्वारा करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचन सदस्य होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किया जाता है। तो कौन करता है? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यानी कि 245 में से आपका 243 का तो क्या होता है? चुनाव। और ये चुनाव कौन करते हैं? आपको पता होना चाहिए। ये चुनाव कर रहे हैं राज्य विधान सभा के सदस्य। और आप जानते हैं राज्य विधानसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है? एमएलए। यानी कि एमएलए ही क्या चुनते हैं? आपका राज्यसभा। अब मेरा आपसे सिंपल सा प्रश्न है कि आप बताइए उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? चलिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं और आप उनके जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्वेश्चन है यूके में लोकसभा की सीट, ठीक, यूके में राज्यसभा की सीट और यूके में विधान सभा की सीट, इनको हम देखें। क्लियर है? कितनी कितनी सीट है ये हमको बताना है। क्लियर है? इन क्वेश्चन को आप ढूंढिए। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक फंडामेंटल है, पता होना चाहिए सब बच्चों। अब देखिए, सरकार को नियंत्रित करना और मार्गदर्शन देना और राजनीतिक जानकारी देना है। जब संसद का सत्र चल रहा हो तब उसमें प्रत्येक पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसके माध्यम से सांसद सदस्य कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, जिसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है और सवाल के मध्य से सरकार को उसकी खामियां और को आग्रह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधि यानी कि सांसद के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार सवाल पूछने से किसी भी सांसद को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र में स्वास्थ्य चलाने के लिए विपक्ष दल की अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियां और कार्यक्रम के सपनों में लगे होते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन को जुटाते हैं। क्या करते हैं कि अपने कार्यों के लिए वो क्या करते हैं? जो उनका जन समर्थन है उस कार्य को जुटाते हैं और जन समर्थन को देखते हैं कि हम लोग कितना जन समर्थन इसमें कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप देखोगे और इन पे एक एक करके आप बात करोगे कि सरकार का नियंत्रण करना, मार्गदर्शन करना क्या है, किस तरह से काम करती है, क्या उसकी सलाहकारी बॉडी है, क्या क्या कुछ है, और ये सारी चीजों को आप इसके अंतर्गत अच्छे से पढ़ सकते हो। आप इसके अंतर्गत एक एक करके देख सकते हो कि किस तरीके से ये सारी चीजें हम इसमें। क्लियर है? ये आपने देख लिया। अब थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे। आप देखिए, संसद में पूछे गए एक प्रश्न का उदाहरण है कि जो पार्लियामेंट में किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे हैं। देखिए, दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, समझिए। एक है, ये है अतारांकिक, एक होता है तारांकित प्रश्न। क्लियर है? और ये आपको देखना है। और जिसकी संख्या 48 यानी 48 का तारांकिक, यानी कि इसका आंसर क्या है? लिखित रूप में मिलेगा। तारांकिक क्वेश्चन के जो आपके प्रश्न होते हैं उनका आंसर मौखिक दिया जाता है, जबकि अतारांकिक क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका लिखित रूप में दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया 15 दिसंबर 2017 को, उत्तर में है बच्चों के लिए योजना के समकक्षण, यानी कि सरकार बच्चों को बड़ा के लिए कौन कौन सी योजना चला रही है, क्या कुछ है। क्वेश्चन नंबर 48 है, डॉक्टर मनोज राजौरिया ने
क्वेश्चन पूछा है कि महिला और महिला बाल विकास मंत्री है बताने की कृपा करें कि 3 प्रश्न है इसके अंदर, सरकार देश में बच्चों के विभिन्न योजना और नीति का समावेशन करने का विचार क्या है, किस तरह की योजनाएं चला रही, क्या कुछ कर रही है, यदि हाँ तो तफसील और उसका ब्यौरा। अगर आपको योजना चला रहे हैं तो बताइए, नहीं चला रहे तो बताइए, अगर चला रहे हैं तो उसका आपको संबंधित ब्यौरा आपको देना है, और यदि नहीं तो इसका क्या कारण है, अगर नहीं है तो आपको वो सारे ब्यौरे आपको देने हैं। उत्तर, वीरेंद्र कुमार, महिला एवं महिला विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। तो मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल विकास कार्यक्रम योजना 2016 के तहत किया है। ज्यादातर विभिन्न मंत्रालयों में विभाग में विद्यमान योजनाओं और कार्यक्रमों पर आधारित है। प्रत्येक मंत्रालय और विभाग तथा राज्य सरकार के प्रश्न अभिसंस्करण और समन्वय के लिए रूपरेखा प्रावधान है। ये बच्चों को भय्यामी कमजोरी दूर करने, सभी हितकारी व आपके समूह को कार्रवाई करने, राष्ट्रीय बाल योजना के अधिकार को प्राथमिकता से विचार करने, उत्तर जीवित स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, विकास, संरक्षण, भागीदारी करने, और यहाँ की आपकी रणनीति और कार्यक्रम के लिए भी ये सारी योजना और नीतियों पर निर्धारण करने को चिन्हित करता है। तो ये सारे उसको उत्तर दिया कि भाई हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं, क्या समन्वय, कौन सा मंत्रालय चला रहे हैं, स्टेट, राज्य और संघ में किस प्रकार है, राष्ट्रीय बाल विकास योजना चलाई गई है, उसमें प्राथमिकता को दी गई है, उत्तर जीविका है उनके पोषण को, उनकी शिक्षा को, उनके संरक्षण को, उनकी भागीदारी को, उनने इनकी रणनीति और सारे चिंताधारा के विषय में समझाने का प्रयास किया है। तो ध्यान रखिए, 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं लोकसभा में, एक तारांकिक और एक अतारांकिक। तो तारांकिक क्वेश्चन को जवाब आपका मौखिक मिलता है, जबकि अतारांकिक का जवाब देख लिया। तो अगर आपसे कोई पूछ रहे तारांकिक अतारांकिक क्वेश्चन किस प्रकार के हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, ध्यान रहेगा। आप देखिए, सांसदों के प्रश्नों को से सरकार की महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। अब जब सांसद क्या करते हैं, ये प्रश्न को पूछते हैं, उससे क्या होता है, उनका फीडबैक मिलता है कि काम कैसा हो रहा है, सरकार का मंत्रालय कोई कैसा चल रहा है, लोगों तक वो बात कैसे पहुंचती है। फिर वही बात क्या होता है, सांसद सदस्य जब सवाल उठाता है तो अपने क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करता है, वहां के लोगों की जानकारी मिलती है, फिर लोग अपना रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्शन करने का इतना बड़ा तरीका सोशल मीडिया है, लोग उसका जवाब लिखते हैं थोड़ा थोड़ा और बहुत बड़ी संख्या में। इससे पता चलता है कि सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त संबंधित सभी मामले सांसद को मजबूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई तरीकों से एक ये है कि जिसके माध्यम से सांसद सरकार को नियंत्रित करती है, उनका मार्गदर्शन करती है, उनको सूचित करती है। जनप्रतिनिधि के रूप में सांसद का नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने के लिए सांसदों को अहम भूमिका निभाती है, और यह भारतीय लोकसभा का एक प्रमुख आयाम कैसे है, ये भारतीय लोकसभा का एक प्रमुख आयाम के रूप में हमको जो है इसमें आपका दिखाई देता है कि भारतीय लोकसभा का एक प्रमुख आयाम है जो आपको यहाँ दिख रहा है। क्लियर है। अब बात करते हैं नए कानून किस तरह से बनाए जाते हैं, क्या उनकी भूमिका है, नए कानून किस तरह बनाते हैं। कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह में किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं। यह आवाज जिम्मेदारी है वह लोगों की जो सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो रहे हैं। जैसे घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह से सांसद सामने आया है, घरेलू हिंसा को रोकथाम पर कानून बनाने की प्रतिक्रिया की है। क्या है, प्रतिक्रिया की है। क्लियर है कि किस प्रकार प्रतिक्रिया, ठीक, ये आपको देखा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं एक एक चीजों को, कितना आपको समझ आया नए कानून किस तरह बनते हैं। यानी कि जब आपका लोग किसी कानून के प्रति संवेदनशील हो, उसकी जरूरत महसूस करते हैं, तब लोग संसद में आवाज उठाते हैं, फिर जो है आपका सद बनता है। अब जैसे इस किताब में मनमाना शब्द का इस्तेमाल पीछे आ चुका है। यानी एक शब्द में संकलन में आपका मतलब पड़ा है कि आप 1870 में राजद्रोह कानून को मानना क्यों मानते हैं। 1870 का राजद्रोह कानून किस प्रकार कानून के शासन का उल्लंघन करता है। जैसे राजद्रोह कानून बना और बहुत सारे ऐसे एक्ट आए थे जो आपका अलग थे,
और टाडा हो गया, पोडा हो गया, ये सब ऐसे कुछ एक्ट थे जो आपको लगा था। क्लियर है? एसडीजी, ठीक है। आप देखिए, देख लिया आप लोगों ने एसडीजी 5 में क्या है। अब हम बात कर रहे हैं अक्टूबर 2006। साजिया, आज का अखबार पढ़ा तुमने? ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना। महिलाओं के लिए नहीं, हिंसा मुक्त परिवार सबके लिए ही अच्छे हैं। कह रहे अगर घरों में हिंसा नहीं है तो ये सबके लिए ही अच्छे हैं। देखो ना, कुसुम इस कानून को बनने में कितना वक्त लग गया। पहले हमें नए कानून की जरूरत के ही साबित करना पड़ता था। ठीक है। कुसुम और साजिदा एक महिला संगठन के सदस्य हैं। उन्होंने दफ्तर में एक बड़ी बात करी। अप्रैल 1991 में दफ्तर का एक अंतिम दिन। मुझे सलाह चाहिए कि मेरा आदमी मुझे पीटता है। मैं भी अभी तक यह बात नहीं बताई है कि मुझे बड़ी शर्म आती है। कह रहे कि जो मेरा व्यक्ति है, जो मेरा हस्बैंड है, वो मेरे को पीटता है और ये बात मैंने किसी को नहीं बताई है क्योंकि मेरे को बड़ी शर्म आती है। अब बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मैं किसके चारा नहीं है, मैं कहाँ जाऊं। ये इसकी बात कर रहे हैं। मेरा बेटा और बहू मुझे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत बुरा भरा कहते हैं। मैं अपने बैंक खाते का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, मुझे इससे निकाल सकते हैं। मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहता हूं, मैं तो बस ही जाना चाहता हूं कि मारपीट बंद हो जाए। वो क्या कह रही है? मैं पुलिस के पास जाना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ केवल मारपीट हो जाए। मैं नहीं जानती हूँ कि मेरे पास घर से ना निकाले। बदकिस्मती से मौजूद कानून फौजदारी कानून है। फौजदारी का मतलब है ये आपका क्रिमिनल कानून है। क्लियर है? देखिए, दो ज्यादातर जो होते हैं, दो प्रकार के मसले होते हैं, एक फौजदारी, एक सिविल होता है। फिर हम आपका कैटेगराइज कर देते हैं कहाँ कौन सा मुकदमा चलता है। तो आपका फौजदारी और ये दोनों ही कैसे हैं आपका, मुमकिन नहीं है। 1990 के दशक में विभिन्न मंचों से एक नए कानून की मांग उठती रही है। 1990 से कानून की जो मांग है वो आपका उठ रही थी। हमने कई महिलाओं पर आप बीती सुनाई। हमने देखा है कि महिला मारपीट से बचाव चाहती है और अपना मकान चाहती है। उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की करकरार हो, इस मुद्दे पर निपटाना चाहती है। क्लियर है? 1999 में वकीलों ने कानूनी विद्यार्थी और समाज के वैज्ञानिक संगठन को लॉयर्स क्लिटेड में राष्ट्रव्यापी चर्चा घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम मसौदा आपका तैयार किया और इस विधेयक में बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया। घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, मौखिक, भावनात्मक व्यवहार को भी इसमें आपका शामिल किया गया। साझा घरेलू में रहने वाले किसी महिलाओं को इस कानून के तहत जाना चाहिए, उसमें बेदखल से बचाना चाहिए और आर्थिक मदद के बारे में क्या ख्याल है ये भी देखना चाहिए। तो अलग अलग कानून की बात करी भाई, कैसा कानून होना चाहिए। ये जो कानून बना है महिलाओं को आपके हिंसा को लेकर जो घरों में पीटते हैं उसके कुछ एक्टिव हो जाए। दहेज के ऊपर बहुत सारे लोगों को मारा जाता है, पीड़ित किया जाता है, उसको लेकर जो कानून बना है, ये सब चीजें इस चीज को आपका दिखाई जा रही हैं और हम इनको देखते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। अब देखिए, महिला आंदोलन, घरेलू सांसद, हिंसा, ये सब चीज। चलिए देख लिया। तो काफी कुछ जो कानून बने उन पर हमने देखा, जानने का प्रयास किया किस प्रकार के कानून है, कैसे कानूनी व्यवस्था है, क्या कुछ है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।